नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको देंगे। सोमवार को पेश होगा इसका बिल का मसौदा। बताया जा रहा है कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में सोमवार को बिल पेश किया जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सियासत भी जिस पर काफी समय से होती आ रही है, उसका जो मसौदा है बिल, वो लोकसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते दिन भारी हंगामे के बीच में लोकसभा की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और यही वजह है कि अब जानकारी ये मिल रही है कि सोमवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तब ये बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर यह सबसे बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे सोमवार को। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को केंद्र सरकार सोमवार को पेश करेगा। इस सूचना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस पर घेरा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो संसद में इस बिल पर चर्चा के दौरान बात करेंगे। वहीं संसद में आज प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही भाषण में यूपी के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था बीते दिन, जब उन्होंने संविधान पर चर्चा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चर्चा के दौरान देखा जाएगा बिल में क्या है, आखिर बीजेपी क्या चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। संसद में आज पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान संभल हिंसा, उन्नाव रेपकांड समेत यूपी की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कल भी संसद में चर्चा होगी। संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर जहां तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
संसद में संविधान को लेकर चल रही चर्चा पर आज पीएम मोदी जवाब देंगे। कल संविधान को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी दोपहर बाद बताया जा रहा है जवाब देते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संविधान पर चर्चा चल रही है लोकसभा में और बताया जा रहा है कि आज पीएम मोदी संविधान को लेकर के जवाब देंगे। तो पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा चल रही है लोकसभा में और यही वजह है कि तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए आज पीएम मोदी नजर आएंगे। दोपहर बाद जब लोकसभा में वो जवाब देंगे तो इस दौरान देखने वाली बात ये होगी कि जो बीते दिन विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए संविधान को लेकर के केंद्र सरकार पर, उनको लेकर के पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी व्यक्त की जाती है। तो लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज संविधान बचाने की बात करते हैं, जो हर वक्त संविधान की कॉपी दिखाते हैं। सही मायने में संविधान इनकी जेब में ही है। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। देखिए रिपोर्ट में। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। संविधान पर बहस के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। 1921 में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, वर्तमान की बात कीजिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में नारी शक्ति का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। वो संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को
की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने सदन में आज अपना पहला भाषण दिया। कांग्रेस ने आज और कल संसद में रहने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां चंचलगुड़ा जेल से रिहा होने के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंच चुके हैं। अल्लू अर्जुन हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में बंद थे। रिहाई के बाद वो अपनी कार से घर के लिए रवाना हुए। अल्लू अर्जुन, बताया जा रहा है, पूरी रात जेल में ही रुके थे। जेल प्रशासन के पास हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद भी उन्हें रात में रिहा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभिनेता अल्लू अर्जुन को पिछली रात जेल में बितानी पड़ी। बता दें कि पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में भगदड़ हुई थी, जिससे एक महिला की जान चली गई थी। तो ये बड़ी खबर हैदराबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अल्लू अर्जुन को बीते दिन गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जैसे ही हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली अल्लू अर्जुन को, तो इसकी कॉपी पहुंच गई थी और उसके बावजूद जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया गया था। उसके बाद पूरी रात अल्लू अर्जुन को जेल में बितानी पड़ी। आज तड़के सुबह अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो चुके हैं और वो अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। तो चंचलगुड़ा जेल से बाहर आए अल्लू अर्जुन, और ये उनके फैंस के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जैसे ही बीते दिन ये मामला सामने आया कि निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की सजा सुनाई है, तो इसके बाद उनके फैंस काफी आक्रोशित हो गए थे। They have received order copy from the High Court only. Despite receiving the order copy, they did not release. Now you should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Yes, he has been released. तो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ, सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अपनी टिप्पणी जाहिर की और उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अंतरिम जमानत हाईकोर्ट से मिलने के बावजूद उन्हें बीती रात पूरी जेल में बितानी पड़ी, इसको एक्टर्स ने सही नहीं ठहराया। उनकी तरफ से कहा गया कि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, अगर कोई जिम्मेदार है तो कई लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। जहां पर स्क्रीनिंग रखी गई थी फिल्म की, इसके साथ साथ जो वहां पर तमाम जो इंतजामात होने चाहिए थे सुरक्षा के लिहाज से वो नहीं किए गए थे। इन सब को लेकर के फिल्म एक्टर्स की जो टिप्पणियां हैं वो सामने आ रही हैं। बता दें कि पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन बताया गया था कि बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको देखने के लिए फैंस में होड़ मच गई थी। बड़ी संख्या में लोग एक ही जगह पर एकत्रित होने लगे थे और इस दौरान भगदड़ में दम घुटने की वजह से एक महिला ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद कई लोग घायल होने की खबर भी सामने आई थी। और इस बीच क्या कुछ लोगों ने कहा है, क्या उनकी टिप्पणियां सामने आई है, आइए आपको वो सुनाते हैं। अल्लू अर्जुन जी का जो अरेस्ट हुआ है वो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो हादसा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था स्टैम्पेड में, रेती जी की जो डेथ हुई थी, ये बहुत ही दुखदायक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका ब्लेम या उसके जो एक्विजिशन है वो अल्लू अर्जुन पे लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है।
अगर भगदड़ मची है, हिट फिल्में जब लगती हैं तो भगदड़ मचती है, पब्लिक टूट पड़ती है, लेकिन उसे भी कंट्रोल किया जाता है, उस क्राउड को भी कंट्रोल किया जाता है। तो अगर क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ है और किसी एक शख्स की मौत हो गई है, तो इसका जिम्मेदार जो है वो एक्टर अल्लू अर्जुन नहीं है। देहरादून का रुख करेंगे। आज आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें 491 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे, ऐसी जानकारी है। इसमें से 35 कैडेट मित्र राष्ट्रों के हैं। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जनरल अशोक राज सिक्चेल आईएमए पासिंग आउट परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगे। एकेडमी से अब तक 65,628 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने सेना में बतौर ऑफिसर अपनी सेवाएं भी दी हैं। पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक प्लान से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो राज्यसभा में सभापति के अपमान पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हम सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोर निंदा करते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ सदन को बाधित करना है, सदन को नहीं चलने देना सोची समझी रणनीति है। पहला अनुभव होगा जब वहाँ सभापति के रूप में मानिए एक किसान के पुत्र जो वहाँ उस राज्यसभा की अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, इसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ सदन को बाधित करना। आप देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारी पॉलिटिकल पार्टियां सदन चलने से पहले सब कुछ तय का हो जाता है कि इस सत्र में ये काम होगा, इस काम के लिए इतने घंटे अलॉट होंगे और इतना इस पॉलिटिकल पार्टी को समय मिलेगा। तो फिर उसके बाद में सदन को नहीं चलने देना, ये कहीं न कहीं एक सोची समझी राजनीति है। और ये कहीं न कहीं विदेशी हाथों, राजनीतिक दलों के हाथों, दलों को उनके साथ खेलना, ये साफ रूप से ये दर्शाता है। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। जोधपुर से इसी तरीके की एक घटना सामने आई है, जहां ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा गया, जिसमें पत्नी और परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। प्यारे पिंटू भाई, हम तीनों की मौत की सजा भाई की पत्नी नीतू कंवर, गांव मंडला और उसके पापा लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और सरमन सिंह को जरूर दिलाना। हमको पिछले 3 महीने से बहुत परेशान किया गया। इस पोटली में शेर के नाखून वाले चेन हितेंद्र सिंह बावड़ी की है, उनसे बात करके उनको दे देना। मेरी मौसी और मौसा जी को इस चेन में से 2 लाख रुपए देना। मेरे घर जाकर मेरी कार लेना, जो रुपए आए उससे बिगमी गांव की गौशाला में दान कर देना। नवरत्न और प्रदीप के ये आखिरी शब्द बयां कर रहे हैं कि दोनों प्रताड़ना के किस दौर से गुजर रहे थे, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी मां भंवरी देवी के साथ 10 दिसंबर को सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने दोषियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस बीच पुलिस ने मृतक नवरत्न और प्रदीप के मामा लाल सिंह की शिकायत पर नीतू कंवर और उनके पिता लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और श्रवण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही तीनों लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया। एक ही परिवार की एक माँ और उनके 2 बेटों ने आत्महत्या करी थी विषैला पदार्थ खा के, प्रथम दृष्टया विषैला पदार्थ खा के। यद्यपि पोस्टमार्टम करवाया है और मृत्यु के निश्चित कारणों का पोस्टमार्टम और एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निश्चित कारणों पर टिप्पणी की जा सकेगी। इस संबंध में जो है आत्महत्या के उत्प्रेरण के संबंध में मुकदमा दर्ज मृतक के परिजनों द्वारा दर्ज करवाया गया है। हमने प्रकरण का अनुसंधान शुरू कर दिया है और अनुसंधान की कार्यवाही जो है हम बड़ी गंभीरता और त्वरित रूप से कर रहे हैं। चलिए इस दर्दनाक सामूहिक सुसाइड कांड से जुड़े कई और सवालों के जवाब आपको देते हैं। 4 महीने पहले चलते हैं, जब नवरत्न की शादी नीतू कंवर के साथ हुई।
आरोप है कि तभी से ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। बताया जाता है कि 2 दिन पहले नवरत्न के साले ने जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद तीनों ने परेशान होकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। आत्महत्या से पहले इस कदम की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदार और पुलिस को भी दी। इसमें नवरत्न की पत्नी नीतू कंवर, ससुर लाल सिंह, साले श्रवण सिंह को मौत का जिम्मेदार बताया गया। इतना ही नहीं, खुदकुशी से ठीक पहले 10 दिसंबर की सुबह मृतक प्रदीप ने अपने ज्वेलर दोस्त पिंटू को एक पोटली में बांधकर सुसाइड नोट भी दिया था, जिसे शाम तक न खोलने की हिदायत दोस्त को दी गई थी। पिंटू के मुताबिक दुकान पर आकर प्रदीप ने कहा था कि ये गिफ्ट है, वो शाम को वापस आकर इसे ले जाएगा, इसे संभाल कर रखना, अभी खोलना मत। प्रदीप के हाव भाव देखकर मुझे शक हुआ। मैंने 15 मिनट बाद ही पोटली खोल ली। उसमें एक सोने की चेन और सुसाइड नोट था। उसे पढ़ने के तुरंत बाद मैंने प्रदीप को फोन किया। उसने कहा कि बिगमी गांव में जरूरी काम से पहुंचना है, शाम को आकर पोटली ले जाएगा। ओसिया से बिगमी की दूरी महज 7 किलोमीटर है। मैंने सुसाइड नोट पर लिखे नंबर पर फोन किया। ये नंबर प्रदीप के किसी रिश्तेदार का था। इसी बीच करीब आधे घंटे का समय बीत गया। बाद में ज्वेलर पिंटू ओसिया थाने पहुंचा। पुलिस को सारी जानकारी दी गई। पहले नवरत्न और प्रदीप का 12 साल का मौसेरा भाई घर पहुंचा तो तीनों जमीन पर पड़े थे, मुंह से झाग निकल रहा था। इतने में प्रदीप का दोस्त पिंटू भी पुलिस लेकर आ गया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवरत्न, प्रदीप और भंवरी देवी तीनों अब इस दुनिया में नहीं। अब बिगमी गांव के लोग इनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि उनकी जमीन को गौशाला में दान किया जा सके और आरोपियों को उनके किए की सजा मिल सके। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु के अतुल सुभाष के बाद जोधपुर में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, वो सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे सामाजिक रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वक्त आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में कुछ बदलाव किए जाएं? जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये अभी भी हमारी कमियां बता रहे हैं। हमारी कमियां और उपलब्धियां सब जनता के सामने थी। चुनाव जीतना हारना अलग बात है। आप ये बताइए कि आपने 1 साल में आखिर क्या किया? अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे ऊपर तो अभी तक ये पूरा 1 साल होने आया है, उस पर ही चर्चा कर रहे हैं, हमारी कमियां बता रहे हैं। हमारी कमी थी, उपलब्धि थी, ये जनता के जहन के अंदर है। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, पर इनको को अब तो 1 साल होने आया आपको। आप छोड़िए उन बातों को, हमारे वक्त में क्या हुआ, आपने साल भर में क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब ये जब साल पूरा हो जाएगा ना, तब हम अपनी बात कहेंगे कि वास्तव में हमारी क्या फीलिंग है सरकार के बारे में, और तब बात करेंगे। इसलिए मैं अभी विषय को छेड़ने नहीं चाहता। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए रहस्य।